डाउट्स एलिप्स के सारे प्रॉपर्टीज खत्म हो गई थी हमारी, है ना, लास्ट क्लास में। जो काम किया हो, फिर पैराबोला में कोई डाउट हो तो पैराबोला के डाउट बताओ, एलिप्स के डाउट हो तो एलिप्स के पहले पैराबोला के बताओ। क्या दिया 61 में, if two tangents drawn from a point P of alpha comma beta lying on the ellipse. देखो क्वेश्चन में अगर एक बार समझे, if two tangents drawn from a point P of alpha comma beta lying on the ellipse through the parabola y square equal to 4x, और ellipse का इक्वेशन दिया हुआ आपको 25x square plus 4y square equal to 1। कौन सा फॉर्म है, मतलब कौन सा एलिप्स है? अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख पाएंगे, x स्क्वायर अपॉन 1/25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 1/4 इक्वल 1 से कौन सा एलिप्स? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? a बड़ा है कि b बड़ा है? b बड़ा है, राइट। तो वर्टिकल एलिप्स हो गया। और बोले कि वर्टिकल एलिप्स को आपको एक पॉइंट लेना है, वर्टिकल एलिप्स को आपको एक पॉइंट कंसीडर करना है, और जो पॉइंट कंसीडर करना है वहां से आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे दो टेंजेंट बनाना है। जो पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट होगा, सोच रहे हैं यहाँ से अल्फा कोमा बीटा लिया, इस अल्फा कोमा बीटा से मैं कितने टेंजेंट बना पाऊंगा? दो टेंजेंट बना पाऊंगा। ओके, पहले बोले दो टेंजेंट बनाओ, और फिर बोला कि टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट अल्फा कोमा बीटा लाइंग ऑन द ellipse टू द पैराबोला y square equal to 4x आर सच दैट द स्लोप ऑफ वन टेंजेंट इज 4 टाइम्स द अनदर। एक टेंजेंट का स्लोप, अगर इसका टेंजेंट का स्लोप अगर मैं m1 ले रहा हूँ, m ले रहा हूँ, तो इसका स्लोप कितना दिया हुआ है? 4m। तो स्लोप कितना दिया हुआ है? 4m। तो आपको पूछा गया है देन द वैल्यू ऑफ द tan अल्फा प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 16 बीटा प्लस 50 का स्क्वायर का आंसर कितना होगा? 16 बीटा स्क्वायर, 16 बीटा स्क्वायर प्लस 50 के तो दोस्तों 50 का होल स्क्वायर किया, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमें पूछा गया है। तो मतलब बेसिकली आप लोगों को क्या ढूंढना है? अल्फा एंड बीटा। अब सोचते हैं कि अल्फा और बीटा कैसे ढूंढ सकते हैं। पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। यहाँ पर अगर इन दोनों स्लोप का, अगर ऐसे सोचे, इन दोनों स्लोप का दोनों टेंजेंट का स्लोप के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, और दो टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, राइट। और पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन आएगा तो उनके स्लोप के बीच में हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, मतलब कंसेप्ट है, अगर आप लोगों को याद हो तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जिस दो लाइन का प्रोडक्ट है, उन दोनों लाइन का स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है? पेयर ऑफ टेंजेंट्स। वो तो एंगल फाइंड करने को क्या था? m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h/b एंड m1 into m2 इक्वल टू, पढ़े थे पेयर ऑफ लाइन्स में। तो हम क्या करते हैं, पहले अल्फा कोमा बीटा से हमने जो टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, तो अल्फा कोमा वो पेयर ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं। पेयर ऑफ टेंजेंट का कंसेप्ट क्या होता है? SS1 इक्वल टू e स्क्वायर, SS1 इक्वल टू e स्क्वायर। ये मतलब तो इक्वेशन जो कितना है y स्क्वायर माइनस 4x। S1 क्या होगा? ये पॉइंट को उठा के डायरेक्ट इसमें डालेंगे, क्या आएगा?
बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इक्वल टू टी स्क्वायर, टी मतलब टेंजेंट का पॉइंट फॉर्म, तो वाई स्क्वायर की तरह होगा वाई बाई 1, तो बीटा वाई माइनस 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बाई 2 टी का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से हमें मिलेगा पेयर ऑफ टेंजेंट्स, उस पेयर ऑफ टेंजेंट्स के स्लोप के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। अच्छा, और एक चीज हमारे पास रिलेशन ऑलरेडी है कि अल्फा कोमा बीटा एलिप्स पे है तो एलिप्स को सेटिस्फाई करेगा, एलिप्स को सेटिस्फाई करेगा तो क्या है हमारे पास इक्वेशन 125 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये सारे रिलेशन को कैसे यूज करेंगे तो एक बार देखते हैं।
तो यहाँ पर जो हमने सोचा था कि तो मैंने लगा लिया। लगाने के बाद एस क्या होता है हमारा कर्व का इक्वेशन, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 4x। S1 क्या हो जाएगा आप लोगों का, पॉइंट को उठा के इसमें डाल दोगे तो क्या मिलेगा, बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा t इज द टेंजेंट का पॉइंट फॉर्म, जहां पर y स्क्वायर की जगह पर क्या रखते हैं y बाई 1, तो बीटा y माइनस x की जगह पर x प्लस अल्फा बाई 2, तो 2 की जगह 4 हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा प्लस बीटा y माइनस 2x माइनस 2 अल्फा का होल स्क्वायर, करेक्ट। ये ब्रैकेट ओपन किया तो क्या होगा, बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 अल्फा वाई स्क्वायर, एक बार चेक करते जाना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, माइनस 4x बीटा स्क्वायर और प्लस 16x अल्फा, और सामने a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करूंगा तो माइनस 4 टाइम्स बीटा xy है ना, माइनस 4 टाइम्स बीटा xy, फिर माइनस प्लस 2bc, तो प्लस 2bc करूंगा तो 4 2 जा 8 अल्फा x और लास्ट में 2ac, तो माइनस 4 अल्फा बीटा y, माइनस 4 अल्फा बीटा y। या तो सही जा रहे हैं, बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, है ना, बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, ये सबको उस तरफ शिफ्ट किया, तो यहाँ पर एक 4x स्क्वायर का टर्म था, ये माइनस 4 अल्फा बाई स्क्वायर उस तरफ गया तो प्लस 4 अल्फा बाई स्क्वायर हुआ, फिर ये माइनस 4x बीटा स्क्वायर, ये 16x अल्फा, और यहाँ पर ऑलरेडी एक x का टर्म है 8x अल्फा, तो अगर ये सारे टर्म उस तरफ जाएंगे तो क्या क्या बचेगा, प्लस 4x बीटा स्क्वायर माइनस 16x अल्फा प्लस 8x अल्फा, तो कितना बचेगा, माइनस 8x अल्फा, है ना, माइनस 16x अल्फा प्लस 8x अल्फा, क्या बचेगा, माइनस 8x अल्फा, तो 4x बीटा स्क्वायर और माइनस 8x अल्फा में से क्या कॉमन निकल जाएगा, क्या कॉमन निकलेगा, 4x बीटा स्क्वायर माइनस 8x अल्फा, इसमें 4x कॉमन निकाल सकता हूँ, क्या रहेगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, तो ये भी ठीक है, बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, फिर y का टर्म ये रहा माइनस 4xy बीटा, सॉरी xy का टर्म ये रहा, और एक अल्फा y का भी टर्म था ये रहा, माइनस 4 अल्फा बीटा y, सॉरी ये माइनस है, और यहाँ पर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आप लोगों का आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट। अब इन दोनों का स्लोप के बीच में रिलेशन था हमारे पास, एक a में तो दूसरा 4a में, और हमें पता है ऑलरेडी पेयर ऑफ लाइंस में जो पढ़ चुके हैं, m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2x बाई बी, m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2x बाई बी, और m1 इंटू m2 इक्वल टू a बाई बी, m1 प्लस m2। अब वो m1 प्लस m2 इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर एक का स्लोप a में दूसरे का स्लोप 4m है, तो दोनों का एडिशन क्या होगा, phi m होगा, और phi m इक्वल टू माइनस 2h बाई b, 2h h मतलब कौन, xy का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर xy का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 4 बीटा, xy का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 4 बीटा, तो xy का कोएफिशिएंट होता क्या है, 2h के बराबर, और 2h तो रखना था, तो 2h कितना हो जाएगा, माइनस 4 अल्फा, वो माइनस माइनस प्लस 4 अल्फा, सॉरी 4 बीटा, क्या होगा, m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h बाई b, और 2h की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल रही है, 2h की वैल्यू माइनस 4 बीटा डिवाइडेड बाई माइनस 2h बाई b, b मतलब कौन, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, phi m कितना मिला, बीटा बाय अल्फा, phi m कितना मिला, बीटा बाय अल्फा, फिर प्रोडक्ट ऑफ रोज m1 into m2 इसके बराबर, a बाई b, a कौन है 4, a कौन है 4, और b कौन है 4 अल्फा, तो 4 बाई 4 अल्फा किया तो वहां पर मिला आप लोगों को 4m स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई अल्फा, मतलब m स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 4 अल्फा, m स्क्वायर कितना दिया, 1 बाई 4 अल्फा।
और यहाँ पर आपके पास फाइव एम आया था बीटा का अल्फा, तो एम कितना हो जाएगा, बीटा बाई फाइव अल्फा, एम की जगह पर रख दिया जाए जिससे मुझे बीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। तो एम स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर अपॉन 25 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 4 अल्फा। तो क्या होगा यहाँ पर अल्फा एक बार कट, तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 25 अल्फा, 4 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 25 अल्फा। ये ठीक है, ओके। 4 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 25 अल्फा मिल गया, और यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये 10 अल्फा प्लस 5 का स्क्वायर को कुछ नहीं करते, 16 बीटा स्क्वायर जो है उसको मैं 4 बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 4 बीटा किसके बराबर है, मतलब पहले तो कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले सकता हूँ, 4 नहीं 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन लूंगा तो बाहर आएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4, अंदर क्या बचा 2 कॉमन लिया था, 8 बीटा स्क्वायर, उस 8 बीटा स्क्वायर में से 2 टाइम्स 4 बीटा स्क्वायर, 4 बीटा स्क्वायर की वैल्यू 25 अल्फा, और जब मैंने 2 कॉमन लिया था तो यहाँ पर 50 की जगह पर 25 बचा था, करेक्ट। यहाँ से क्या कॉमन है 5, बाहर आएगा 25, अंदर क्या बचेगा 2 अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन है बाहर आएगा, तो क्या होगा स्क्वायर 625 इंटू 4 2500, अंदर क्या बचेगा 25 कॉमन लिया, 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों में सेम ही बच रहा है 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो मेरे हिसाब से सही जा रहा है। 2500 टाइम और 25 टाइम 2525 टाइम 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब बेसिकली अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा की, तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा की, याद ठीक है। अब अभी तक एक चीज को हमने यूज ही नहीं किया जो मेन है, अल्फा कोमा बीटा जो कहां पर लाई करता है एलिप्स पे लाई करता है, एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर तो क्या मिला था हमें 25 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसमें मुझे 4 बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है, 4 बीटा स्क्वायर कितना है 25 अल्फा, तो 25 अल्फा स्क्वायर प्लस 25 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। 25 अल्फा स्क्वायर प्लस 25 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, और हमें चाहिए अल्फा की वैल्यू, तो डायरेक्टली इसका फैक्टराइज दिख नहीं रहा है, तो अल्फा क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये आपका -1 है तो -1 प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2a, तो अल्फा कितना आ रहा है हमारे पास -25 प्लस और माइनस रूट 725 डिवाइड बाय 50। पैसा है 2525 इंटू 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर 50 की जगह पर क्या रहेगा 25, तो -25 प्लस माइनस रूट 725 डिवाइड बाय 25, अलग अलग करते हैं, अलग अलग करोगे तो -25 बाय 25 -1 और +1 कैंसिल, क्या रहेगा प्लस माइनस रूट 725 डिवाइडेड बाय 25 का होल स्क्वायर, जब आप स्क्वायर करोगे तो रूट बढ़ जाएगा, प्लस माइनस का सेंस खत्म हो जाता है, 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको,
कितना 2929 25 to the 50 का 225 हाँ सॉरी 29 कितना हो गया 2929 सब तो बाहर गिरा गया 292 थोड़ा लंबा है वो प्रॉब्लम नहीं फिर इस वक्त मैं कैसे सोने को टीच कर लीजिएगा है ना पेयर ऑफ टेंजेंट की बात आ रही है तो किस प्रकार से रहेगा दिस इज वन इक्वल टू टीच ठीक है उसके बाद ठीक है Let P of A, B be a point on the parabola such that the tangent at P passes through the center of the circle. Y square equal to 8x में आपको बोला गया है कि पैराबोला मतलब एक पैराबोला पे एक पॉइंट ले लो such that the tangent at P passes through the सर्कल का इक्वेशन बोला है आपको x square plus y square minus 10x minus 45 plus 65 equal to 0 इसका सेंटर 5,7 सेंटर क्या है 5,7 और y square equal to 8x से जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो बोला गया है कि इसके सेंटर से पास हो रहा है मतलब 5,7 से पास हो रहा है लेट a be the product of all the possible values of a and b वो कैपिटल b दिख रहा है वो स्मॉल b होगा क्योंकि पॉइंट में स्मॉल a, b दिया हुआ है तो a जो है वो all the possible values of a नहीं सॉरी वो कैपिटल b है सॉरी मेरी let A be the product of all possible values of A and capital B be the product of all possible values of B. तो पूछा है कि A plus B की वैल्यू कितनी होगी तो पूछा गया कि A plus B की वैल्यू कितनी ठीक है तो पहले आप लोगों को टेंजेंट कहाँ से बनाना है कौन से पैराबोला पे y square equal to 8x पे कहाँ से A, B से जब मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो मुझे टेंजेंट का कौन सा फॉर्म यूज करना है पॉइंट फॉर्म y स्क्वायर की जगह पर y by 1 क्या हो जाएगा dy x की जगह पर x plus x1 by 2 तो 4 into x plus x ये टेंजेंट हुआ वो यहाँ से पास हो रहा है अगर यहाँ से पास हो रहा है तो सेटिस्फाई करेगा तो जब सेटिस्फाई करेगा तो y की जगह पर 7 x की जगह पर 5 क्या हो जाएगा 7b equal to 4 into 5 plus x तो 7b minus 4a या 0 equal to 4a minus 7b plus 20 या फिर इक्वेशन आ गया राइट अब आप लोगों को a और b एक रिलेशन मिला आप लोगों को a और b के टर्म्स में और आपको a और b की पॉसिबल वैल्यूज पता करना है सेंटर को 81 लेकर तो मैं 81 प्लस 2 तो 71 और 32 का आ जाएगा A, B था पैराबोला पे हाँ इन दोनों की पैराबोला A, B पैराबोला ठीक है चलो A, B अगर पैराबोला पे है तो पैराबोला के इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करता ही होगा है ना तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या आ जाएगा b square equal to 8x b square equal to 8 है तो a की वैल्यू b square by 8 a की वैल्यू b square by 8 तो 4 b square by 8 तो मैं b square by 2 कर दूं b square by 2 minus 7b plus 24 2 एलसीएम ले लेता हूं b square minus 14b plus 40 इक्वल टू इसके दो फैक्टर
b minus 10 है, b minus 4, तो b की दो वैल्यू, b इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 4, b को अगर 10 रखूंगा तो a की वैल्यू मिल जाएगी, b 10 का स्क्वायर 100, तो a की पॉसिबल वैल्यू 100 by 25 by 2, और b को 4 रखूंगा तो 16, तो a की पॉसिबल वैल्यू 2। अब कैपिटल A क्या था, a की जो पॉसिबल वैल्यूज है उनका प्रोडक्ट, तो 25 बचेगा, 2 को कट हो जाएगा, b क्या था, पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b, तो कितना हो जाएगा 40, और आपको ढूंढना क्या है a प्लस b, तो a प्लस b ढूंढना है तो 40 प्लस 25, उसके बाद 62 4 ओके, वापस देखो क्वेश्चन सुनो। एक सी को पहले कौन सा कोनिक है और कौन सा लोकस है, C4, x इज इक्वल टू 2p और y इक्वल टू, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, जिसको मुझे कर्व पता करें t को, t क्या है यहाँ पर x/2, t क्या है, ये t को उठा के इसमें डाल देते हैं, तो t को जब इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू x² by 4, तो 4 से 12 स्क्वायर किया ना, तो x² by 4, तो क्या मिला, ये x² इक्वल टू कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। अब आगे बढ़ो, एक बार मिला, लेट एस बी द फोकस, अपवर्ड पैराबोला का फोकस 0, a 4a से इक्वेट किया है, तो a आपका 3 हो गया, तो फोकस क्या हुआ 0,3, और फिर लेट एस बी द फोकस एंड बी बी द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द कोनिक। अच्छा, अपवर्ड पैराबोला का एक्सिस मतलब कौन, y एक्सिस मतलब कौन, y एक्सिस, उसका आपको एक पॉइंट b लेना है, such that SA is perpendicular to BA, SA is perpendicular to BA। फोकस भी कहाँ होता है, एक्सिस पे होता है, B पॉइंट भी कहाँ लेने को बोला है, एक्सिस पे लेने को बोला है, और SB जो है वो किसके साथ परपेंडिकुलर है, SB जो है वो किसके साथ परपेंडिकुलर, SA किसके साथ परपेंडिकुलर, सॉरी BA के साथ, SA जो है वो किसके साथ परपेंडिकुलर है, BA के साथ, और A कहाँ पर है, फिर A is the point on the conic, conic पे पॉइंट लेना है, A यहाँ लेना है, पर ये पॉइंट इस तरह से है कि SA और BA एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं। अगर A पे भी पॉइंट लेना है तो कौन सा पॉइंट होगा, पैरामेट्रिक पॉइंट, पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट 280, 80 स्क्वायर, A कितना है इसका 3, तो 80 280, 80 स्क्वायर, तो 60, 80 स्क्वायर, करेक्ट। ओके, आगे देखते हैं, if K is the coordinate of the centroid of triangle SAB, if K is the coordinate of the centroid of triangle SAB, then limit T tends to 1 K, limit का क्या करना बताता हूँ, पहले K ढूंढना है, K is the coordinate of the, coordinate मतलब y coordinate, B आपका एक्सिस पे है, तो B को क्या लिखूं मैं 0, B को क्या लिखूंगा 0, और कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, P भी ले लेता हूँ, कुछ A ले लेता हूँ 0, तो इसका सेंट्रोइड कैसे ढूंढोगे, तीनों का एडिशन डिवाइड बाई 3, 3 प्लस A प्लस 3t स्क्वायर डिवाइड बाई 3, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या दिया हुआ है K, कोऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू, तो हमें दिया हुआ है 3 प्लस A प्लस 3t स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू K। ओके, ठीक है, ये आया, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके हिसाब से अब उन्होंने जो दिया उसको यूज करना, चलो उसको यूज तो किया ही नहीं,
90 डिग्री दिया उसको यूज करना बाकी है। तो 90 डिग्री दिया हुआ है अगर आप लोगों को, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। लास्ट में आपको k की वैल्यू चाहिए, मतलब मेरे को किसको हटाना पड़ेगा, t को भी हटाना है और a को भी हटाना है, और दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर -3 divided by 60 minus 0 into 3t square minus a upon 60 is equal to -1। यहाँ पर क्या बचेगा, 3 कॉमन ले लूंगा तो t स्क्वायर -1 अपॉन 2t into 3t square minus a equal to minus of 12t square। यहाँ पर 3 कॉमन निकल के 2 कैंसिल, मतलब 3 से कैंसिल किया था तो 2t बचा था, 2t into 60 20 स्क्वायर, सामने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -12t स्क्वायर।
यहाँ तक समझ आया है ना। ये तो क्या दिया था, जो कंडीशन उन्होंने दिया था, स्लोप का प्रोडक्ट -1, स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया। अब आप लोगों को ढूंढना क्या है, लिमिट क्या होता है, इस पर मत पढ़ो, अभी समझ नहीं आएगा आपको जब तक मैं पूरा अच्छे से नहीं समझाऊंगा। पूरा चैप्टर आएगा अपने पास, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। बट अभी आप इतना मान लो कि लिमिट t टेंड्स टू 1, k की वैल्यू फाइंड कर लो, मतलब k को मुझे t के टर्म्स में लाना है, उसमें t की जगह पर 1 रख देना है ना। बस इतना मतलब k को किसके टर्म में लाना है, t के टर्म में, और फिर t की जगह पर ऐसा क्यों, तो बहुत बड़ा लॉजिक है, मतलब बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है, कैलकुलस पूरा लिमिट पे डिपेंडेंट होता है, तो बाद में समझेंगे। तो अभी बस k को आपको t के टर्म्स में चाहिए। अब k अभी किसके टर्म में है, a और t के टर्म्स में, किसको हटाना पड़ेगा, a को, तो a की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी, a की वैल्यू यहाँ से ढूंढ लेते हैं, 3t raised to 4, ये -20 स्क्वायर इस तरफ आएगा, तो +20 स्क्वायर -3t स्क्वायर 90 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों को तरफ शिफ्ट करते हैं, a इंटू t स्क्वायर -1, तो a की वैल्यू 3t raised to 4 प्लस 90 स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर -1, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई, a की वैल्यू आई, उसको मैं यहाँ रख देता हूँ, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, इसको अलग अलग कर लेता हूँ। 3/3 1 3t स्क्वायर बाई 3 t स्क्वायर, तो आपके पास बचा क्या, a/3, और a की वैल्यू ये रही, तो a की वैल्यू जब ये आई तो क्या मिला आपको, 3t raised to 4 प्लस 90 स्क्वायर, 3t raised to 4 प्लस 90 स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर -1, अपॉन में 3 था ही है आपके पास, 3 into t स्क्वायर -1, क्या कॉमन यहाँ से 3। अभी आप चाहते भी t को डायरेक्टली 1 नहीं रख सकते हो, वही लिमिट का मतलब होता है, आप डायरेक्टली रख दोगे तो अनलिमिटेड हो जाएगा, है ना। लिमिट का मतलब तो उसको अप्रोच करता है बट वहां पहुंच नहीं पाता, t जो किसको अप्रोच करता है, 1 को, बट कहां पर पहुंच नहीं पाता, 1 तक पहुंच नहीं पाता, ट्राई तो बहुत करते कि 1 तक पहुंच जाओ, पर पहुंचता ही नहीं है वो, ये 1 पे पहुंचते ही वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो लिमिट ऑफ, इससे मतलब कि मुझे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यहाँ से क्या कॉमन 3 मतलब 3 कर लेते हैं, बाकी क्या बचा आपके पास, 1 प्लस t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर प्लस सॉरी t raised to 4 प्लस 3t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर -1, इसको एलसीएम लेता हूँ, t स्क्वायर प्लस 1 और t स्क्वायर -1 क्या होगा, t raised to 4 -1 प्लस t raised to 4 प्लस 3t स्क्वायर, t raised to 4 प्लस t raised to 4, 2t raised to 4 प्लस 3t स्क्वायर -1 डिवाइड बाय t स्क्वायर -1, बस चेक करते जाना मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि t की वैल्यू जब तक मैं नहीं, तब तक नहीं पुट कर पाऊंगा जब तक मेरे पास नीचे के दो फैक्टर कौन कौन है, t स्क्वायर -1 के, t -1 और t + 1, जब तक ये t -1 कैंसिल नहीं हो जाता मैं t को 1 नहीं रख पाने वाला, तो t = 1 कट होना चाहिए, और t = 1 कब कट होगा, जब ऊपर भी एक फैक्टर आएगा t -1, बट ऊपर का फैक्टर t = 1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो मैंने कहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक की है बट मुझे मिल नहीं रहा है, पहले भी यही आया था, मतलब क्वेश्चन में करना ही है, एक बार क्वेश्चन भी मैं चेक कर लूंगा, क्वेश्चन यही करना है कि यहाँ तक आएंगे, फिर ऊपर में फैक्टराइज होता होगा तो ये t -1 कैंसिल हो जाता होगा, फिर t की जगह पर हम 1 रख पाते होंगे, तो जो हमारा आंसर आ जाता होगा, बट क्या मिस्टेक होती है, एक बार आप लोग वापस कर लो, हो सकता है कि मैं खुद कर रहा हूँ इसमें मुझे अपनी मिस्टेक नहीं मिलती, होता है ना ऐसा कि अपने खुद करते तो अपने को अपनी मिस्टेक नहीं मिलती, बट आप शायद वापस करोगे तो आपको मिस्टेक मिल जाए। कैसे करने में समझ आ गया, पहले तो कोनिक बनाना पड़ेगा, कोनिक बनाने के लिए आप लोग को पैरामीटर को हटाना पड़ेगा, इसलिए t हटाया, पैरामीटर आया, फिर फोकस लिया और स्लोप का प्रोडक्ट -1 ले लिया क्योंकि 90 डिग्री बना रहा था।
ठीक है, एक बार इसको वापस आप लोग करके चेक कर लेना, आप लोग को मिस्टेक मिल जाएगी, उसके बाद बताओ। 65 देखो 65 y equal to 4 plus kx with k greater than 0 is the tangent to the parabola। किसका टेंजेंट है? y equal to x minus x का कौन सा फॉर्म है? तो शिफ्टेड फॉर्म है। तो शिफ्टेड फॉर्म पे आप लोगों ने एक टेंजेंट बनाया, टेंजेंट का इक्वेशन ऑलरेडी हम लोगों ने दिया हुआ है 4 plus kx। आपने टेंजेंट कहां से बनाया? तो बोले पॉइंट P से बनाया, और B इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। इस तरह के पहले इसका वर्टेक्स ढूंढने के लिए इसको शिफ्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले शिफ्टेड फॉर्म के हिसाब से x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो x स्क्वायर माइनस x परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको किसके साथ इक्वेट करेंगे? 2hx h की वैल्यू 1/2 h स्क्वायर, दोनों साइड 1/4 ऐड करोगे, x माइनस 1/2 का स्क्वायर, y के साथ कोएफिशिएंट नहीं चाहिए। कहां पर शिफ्ट हुआ ये? कहां से हुआ? 1/2 कॉमा ये 1/2 कॉमा 1/4 क्या हुआ? मेरा वर्टेक्स हुआ। और फिर P पॉइंट से हम लोगों ने टेंजेंट बनाया है, तो P पॉइंट से जो टेंजेंट बनाया है, और फिर लास्ट में हम लोग को फाइंड करना है द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू P एंड B। तो मतलब स्लोप फाइंड करने के लिए P का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा आपको, ठीक है। अब P का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए y इक्वल टू 4 प्लस kx, y इक्वल टू 4 प्लस kx इसका टेंजेंट है। अगर इसका टेंजेंट है क्या इजी पड़ेगा अपने को? एक ऑप्शन ये कि y इक्वल टू 4 प्लस kx को इसमें डाल दो y की जगह पर, और जो क्वाड्रेटिक मिलेगा उसका डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 ले लो। एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि ये टेंजेंट होगा तो एक ही सॉल्यूशन देगा, एक ही सॉल्यूशन देगा, तो डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। या फिर जो हम लोग नॉर्मली करते हैं, इसको कैपिटल X और इसको कैपिटल Y, तो कैपिटल X स्क्वायर इक्वल टू माइनस कैपिटल Y। कौन सा पैराबोला है? डाउनवर्ड पैराबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट। इसका पहले तो a कितना 1/4, a कितना 1/4, और डाउनवर्ड पैराबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट 280 कोमा, तो 280 कोमा माइनस 80 स्क्वायर, तो क्या मिला ये t/2 कोमा माइनस t स्क्वायर बाई 4। पर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म था, हमने तो शिफ्ट किया था। इसके अंदर क्या ऐड करूंगा? t/2 कोमा माइनस t स्क्वायर बाई 4 क्या ऐड करेंगे? तो ओरिजिनल जो पॉइंट P होगा वो पॉइंट P क्या होगा आपका? 1/2 प्लस t/2 कोमा 1/4 माइनस t स्क्वायर बाई 4। जो शिफ्ट हुआ वो पॉइंट को ऐड कर देना होता है ना, ऐसे किए तो ठीक है। इसका वर्टेक्स ही रहा 1/2 कोमा 1/4। ये पॉइंट P से हमने टेंजेंट बनाया है, और आपको फाइनली VP का स्लोप चाहिए, VP का स्लोप चाहिए, ठीक है। पॉइंट P से पास होने वाला टेंजेंट का इक्वेशन किसकी वैल्यू ढूंढनी होगी? T की वैल्यू ढूंढनी होगी। तो पॉइंट P से पास होने वाला टेंजेंट का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म, वो टेबल आपको दिया हुआ है पूरा पैराबोला के, जहां पर खत्म होता है वहां पर एक पूरा टेबल है आपके पास। और इसका तो पैरामेट्रिक फॉर्म बना तो कितना इजी होता है। आपका कुछ नहीं समझ में आए तो राइट साइड वाला का तो याद होगा, नहीं याद होगा एकदम देरी नहीं जाने का। फिर y इक्वल f बाई टी प्लस 80, ये राइट साइड हुआ, तो अपवर्ड वाले का क्या होगा? y की जगह पर f, x की जगह पर y, तो x इज इक्वल टू y बाई टी प्लस 80 इसका हुआ अपवर्ड पैराबोला का। तो डाउनवर्ड पैराबोला में क्या होने वाला है? प्लस y बाई टी की जगह पर
माइनस वाई बाई टी। लेफ्ट साइड वाले का क्या होता है? ये राइट साइड का, लेफ्ट साइड का क्या होता है? माइनस एक्स बाई टी प्लस एटी होता है कि एक्स का माइनस एक्स हो जाता है, यहाँ पर डाउनवर्ड में माइनस। तो ये डाउनवर्ड पैराबोला का स्लोप का टेंजेंट का पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, करेक्ट, राइट। और बस यहाँ पर ये है कि आपका शिफ्टेड है, कहाँ पर शिफ्ट हुआ है? 1/2 1/4 पे इसका इक्वेशन x की जगह पर क्या रखूंगा? x माइनस 1/2, इस जगह पर क्या रखूंगा? x माइनस, क्योंकि अब ये कैपिटल x और कैपिटल y है ना आपका। आपने अगर कैपिटल x और कैपिटल y लिया तो आपका इक्वेशन भी तो किसमें मिला हुआ है? कैपिटल x और, तो कैपिटल x की जगह पर क्या रखोगे? x माइनस 1/2, कैपिटल y की जगह पर क्या रखोगे? तो y माइनस 1/4 डिवाइडेड बाय t प्लस at। a कितना था? 1/4। ठीक है, ये आप लोगों का इस P पॉइंट से पास होने वाला टेंजेंट इक्वेशन मिला। ये हमने जो, हमें जो कंसेप्ट था उसकी सबसे ये इक्वेशन मिला और उनकी सबसे इक्वेशन ये है। तो ये भी वही टेंजेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो दोनों सेम इक्वेशन है। तो दो लाइन अगर कोइंसिडेंट हो रहा है तो उनका, कोई भी दो लाइन कोइंसिडेंट होने की कंडीशन क्या होती है? कोएफिशिएंट का रेशियो हमेशा सेम होता है, a1/2 = b1/b2 = c1/c। तो पहले उस फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में। तो ये अलग अलग करूंगा तो x माइनस 1/2 माइनस y/t और माइनस माइनस प्लस 1/4t प्लस t/4। तो x इज इक्वल टू x प्लस माइनस y/t पे सिर्फ ले लेता हूँ, माइनस y/t पे सिर्फ लूंगा तो प्लस y/t। ये एलसीएम ले लेते हैं, वो कर लेते हैं। एलसीएम कितना होगा यहाँ पर? पहले इसको सोल्व करूंगा तो माइनस y माइनस 4y है ना, इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 4y प्लस 1 डिवाइड बाय 40 प्लस t/4, करेक्ट। और वापस एलसीएम क्या होगा आप लोगों का? 40, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई? तो क्या होगा? माइनस 4y प्लस 1 प्लस t² डिवाइडेड बाय 40, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 40x माइनस 2t, ऐसे होगा ना। सबको साथ में ले लूंगा तो क्या होगा? 4y प्लस 40x माइनस 2t माइनस t² माइनस 1 = 0। सब की तरफ शिफ्ट कर दिया। यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेता हूँ तो t + 1 का होल स्क्वायर हो गया, 4y प्लस 40x प्लस t + 1 का होल स्क्वायर = 0। ये आप लोगों का टेंजेंट की इक्वेशन है, बट उनकी हिसाब से टेंजेंट की इक्वेशन ये है। तो उनमें भी सबको साथ में लूंगा तो 0 = kx माइनस 4, सॉरी kx माइनस y प्लस 4 = 0। अगर ये दोनों लाइन अगर सेम ही है तो कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 40, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट k, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 4, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट माइनस 1 = t + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, माइनस कॉमन लिया था, तो माइनस और t + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। पहले इसकी वैल्यू ढूंढ लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 = 16, ये माइनस माइनस प्लस 16 = t + 1 का होल स्क्वायर, तो t + 1 = प्लस माइनस 4, तो t = प्लस 4 लूंगा तो 3 और माइनस 4 लूंगा तो -5। ठीक है, दो वैल्यू है 3 और माइनस का, उसमें कौन सी लेनी है चाहे उसी के लिए ये दिया हुआ है, वरना इसका कोई काम ही नहीं है। ये ग्रेटर देन 0 कितनी दिया होगा जिससे हमें पता चले कि t की कौन सी वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। फिर इसको जब आपने इक्वेट किया तो 4 4 कट हो जाएगा, t =
माइनस बी इक्वल टू के, तो माइनस बी इक्वल टू के, टी की वैल्यू 3 नहीं लेते तो टी को 3 लेते ही नेगेटिव आ जाएगा, तो टी को क्या लेना पड़ेगा -5, तो टी को अगर मैंने -5 लिया तो के की वैल्यू +5, के की वैल्यू +5। अब ढूंढना क्या था उस क्वेश्चन में, अच्छा हाँ स्लोप इसके बीच में टी कितना आ चुका है -5, टी को -5 रखा दो, -5 + 1 -4/2 -2 -5 का स्क्वायर 25, 1 - 25 -24/4 -6। मुझे p का कोऑर्डिनेट मिल गया, p का कोऑर्डिनेट मिला। अब आपको इसके बीच का स्लोप की फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, एलसीएम लूंगा तो -25/4 और नीचे -5/2, माइनस माइनस कट ना, 5 5 जा 25 और 4 नीचे का तो ऊपर जाएगा, तो आंसर इज 5/2। तो सी आंसर। उसके बाद कौन सा 81, okay, suppose AB is a focal point of the parabola of length L and slope n is less than √3, the distance of the chord AB from the origin is d, then LD square। कौन सा कोड की बात हो रही है, फोकल कोड। फोकल कोड का मतलब क्या होगा, वो कोड जो फोकस से पास होता है। वैसे फोकल कोड का लेंथ क्या होता है, दो फॉर्मूला है, a into d plus 1/d का होल स्क्वायर और दूसरा 4a cosec स्क्वायर थीटा, शायद उसमें से किसी की हेल्प लेनी पड़े अपने को। तो y स्क्वायर इक्वल टू 12x, ये वापस राइट साइडेड पैराबोला है, राइट साइडेड पैराबोला इसमें फोकल कोड लेना है। उस फोकल कोड को हम लोगों ने नाम दिया हुआ है AB, जब का AB है जो फोकल कोड है, और पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 12x। इसका a की वैल्यू कितनी है d, तो फोकस का कोऑर्डिनेट a, 0, और ये फोकल कोड का लेंथ को हम लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है l। फोकल कोड का लेंथ को क्या नाम दिया हुआ है l। l आप लोगों को इसका लेंथ है, और d आप लोगों को बोला गया है डिस्टेंस ऑफ द कोड AB फ्रॉम द ओरिजिन। इस कोड का ओरिजिन से डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट से लेके लाइन का डिस्टेंस फाइंड करो तो कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको d नाम दिया हुआ है। तो लास्ट में आप लोगों को l into d स्क्वायर निकालना है। क्वेश्चन ये है, अब सोचते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। d निकालने के लिए तो मुझे कोड का इक्वेशन चाहिए, कोड का इक्वेशन मिलेगा तो पर्टिकुलर डिस्टेंस d मिल जाएगा, सही है। और कोड का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, पॉइंट और स्लोप। पॉइंट पता है, क्या नहीं पता, स्लोप नहीं पता, स्लोप नहीं पता है।
ठीक है, देखो हम लोग इस पे ज्यादा फोकस इस पे करते हैं नॉर्मल बच्चे के एल की वैल्यू तो वो निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर हमें ये तो पता है ना कि स्लोप के रिलेटेड यहाँ पर मुझे समझ में आया कि डी निकालने के लिए मुझे लाइन के इक्वेशन चाहिए होगा, लाइन के इक्वेशन के लिए मुझे इसका स्लोप चाहिए होगा और स्लोप के टर्म में मेरे पास फोकल कोड की फॉर्मूला है, फोकल कोड के लेंथ 4a और सेक स्क्वायर थीटा, अब ये याद नहीं है तो इक्वेशन नहीं होगा। और 4a कोसेक स्क्वायर थीटा में किसके बराबर दिया हुआ है l, तो l मुझे और a हमारा फ्री है तो l कितना हो गया 12 कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके आगे आप नहीं कर पाओगे कि थीटा दिया ही नहीं है, पता ही नहीं चलना है। तो 4a कोसेक स्क्वायर थीटा है तो ये थीटा हमने इसको लिया है, इसका इस लाइन का स्लोप क्या है tan थीटा और पॉइंट क्या है 3,0 तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसके मैंने 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेंट किया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं x और y को दोनों को 0 0 रख लोगे, क्या मिलेगा फिर माइनस 3 tan थीटा उसका मॉड तो प्लस 3 tan थीटा डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट कितना है tan थीटा। फॉर्मूला क्या होती है मॉड ऑफ x1 प्लस dy1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर का जो a क्या है tan थीटा, x का कोएफिशिएंट b क्या है 1, उस तरफ जाएगा तो -1 तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट के अंदर तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा रूट के बाहर आएगा तो sec थीटा, tan थीटा इज sin बाय cos, sec थीटा इज 1 बाय cos, cos cos कैंसिल तो क्या बचा d3 sin थीटा आ गया l into d स्क्वायर, l क्या था 12 cos स्क्वायर थीटा, d क्या है 3 sin थीटा उसका स्क्वायर 9 sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर एंड cos स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल कट हो गया तो 12 into 9। तो कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में देखोगे तो वो जो प्रॉपर्टी उसमें कुछ ना कुछ यूज हो रहा है वो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, उसके बाद फिर उसको प्रोसीड करना है। उसके बाद The coordinates of the point P and Q of the parabola with focus 3,0 मुझे बताओ जिसका फोकस 3,0 है जिसका डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस ये से कौन सा पैराबोला फोकस 3,0 है डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -3 है तो कौन सा है राइट साइडेड पैराबोला हुआ, कौन सा पैराबोला हुआ राइट साइडेड पैराबोला। इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x a3 है, कौन सा पैराबोला हुआ y स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो क्या बोला है कि पैराबोला पे हमें दो पॉइंट लेने हैं तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P and Q ऑन द पैराबोला विद फोकस 3,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -3 आर इन द रेशियो 3:1। इससे हम लोग दो पॉइंट ले रहे हैं पॉइंट P एंड पॉइंट Q। अब बोला ये गया है कि P का कोऑर्डिनेट मतलब कौन y कोऑर्डिनेट, दोनों का y कोऑर्डिनेट का रेशियो जो है वो 3:1 है दोनों का। बोला ये x1, y1 है ये x2, y2 है तो x1 y1 x2 y2 नहीं लेना चाहिए। पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा a2 a कितना है 3 a t1 2 2a और यहाँ पर a2 2 2a और रिलेशन क्या दिया हुआ है कि 6t1 अपॉन 6t2 इक्वल टू 3:1।
दोनों का ऑर्डिनेट का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:1। तो हमें पता चल गया कि T1 जो है वो किसके बराबर है 3T2 के बराबर, ये गिवन है। फिर इतना करने के बाद क्या बोला है PRQ से जो टेंजेंट बना रहा है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट R है जिसके कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा बीटा है। मुझे याद कराओ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P of T1 and Q of T2 क्या था A, इसमें A3 है A T1 T2 कोमा A into T1 plus T2 और वो R कौन लोगों ने बोला है अल्फा कोमा बीटा। तो लास्ट में आप लोगों को फाइंड करना है बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। लास्ट में क्या फाइंड करना है बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। हमें रिलेशन क्या मिल गया था T1 किसके बराबर है 3T2। T1 की जगह पर 3T2 रख लेते हैं। 3T2 रखूंगा तो 9T2 स्क्वायर और यहाँ पर T1 की जगह पर 3T2 रखा तो 3T2 plus T2 4T2 into 3 12T2 अल्फा कितना हो गया 9T2 स्क्वायर बीटा कितना हो गया 20 स्क्वायर बीटा स्क्वायर का अल्फा है। हम T2 पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कट होता होगा क्योंकि T2 मिलने भी नहीं वाला है। तो 12T2 का स्क्वायर 144T2 स्क्वायर और अल्फा कितना है 9T2 स्क्वायर ये कैंसिल 144 by 9 तो 70 क्वेश्चन
70% में बोला गया कि y equal to 4x, मतलब जो अपना राइट हैंडेड पैराबोला है a ग्रेटर देन 0, मतलब इसको हमें पता है, वैसे भी देने की जरूरत नहीं, a ग्रेटर देन 0, a हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो a क्या है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, उसको हमेशा पॉजिटिव ऐसे यूज होता है। ये पैराबोला विद फोकस S। अब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समझना, बोले कि लेट द टेंजेंट्स टू द पैराबोला P पैराबोला का नाम है, लेट द टेंजेंट्स टू द पैराबोला P मेक्स एन एंगल ऑफ π/4, जो टेंजेंट बना रहा है वो एंगल बना रहा है π/4, किसके साथ, y इक्वल टू 3x प्लस 5 लाइन के साथ, तो y इक्वल टू 3x प्लस 5 बाई लाइन ये है, और y इक्वल टू 3x प्लस 5, और ये जो टेंजेंट बना रहा है वो कहां पर टच कर रहा है, a और b पे, तो इसका मतलब क्या है, दोनों ये देखिए y इक्वल टू 3x प्लस 5 है, यहाँ से जो टेंजेंट बना रहा है वो टेंजेंट और इस लाइन के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है, π/4। तो ऐसा होने के लिए पूछा ये है कि अगर ऐसा हो रहा है तो वैल्यू ऑफ a मतलब y इक्वल टू 4x में जो a है वो, या फोकस का कोऑर्डिनेट का जो a को मान लो, तो पूछा गया कि द वैल्यू ऑफ a फॉर विच a b and s आर कोलिनियर, a की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल होगा जिनके लिए a b और s कोलिनियर होगा, अभी तो मैंने लिख दिया है पर अभी मुझे पता नहीं कोलिनियर है कि नहीं, ये कई बार भी हो सकता है, पर अगर उनको कोलिनियर होना है तो फिर a की पॉसिबल वैल्यू कौन सी होगी। अब यहाँ पर 45 दिख रहा है, तो मुझे दिखा भाई दो लाइन के बीच में एंगल दिया हुआ है, तो दो लाइन के बीच में एंगल दिया हुआ है, इसका क्या मतलब निकालूंगा, tan theta equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2, tan theta equal to mod of m1, so ये 5/4 नहीं किया, ये लाइन में टेंजेंट के साथ 90 डिग्री सॉरी 45 डिग्री बना, तो ये लाइन यहाँ पर 45 डिग्री बना, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो मुझे दो लाइन के बीच में एंगल पता है, तो इसका क्या मतलब निकालूंगा, मतलब क्या कांसेप्ट यूज करूंगा, tan थीटा इक्वल टू mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2, इसका स्लोप हमें दिया हुआ है 3, इसके स्लोप पता नहीं है, तो m ले लिया मैंने, तो tan थीटा इक्वल टू m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2, tan 45 की वैल्यू 1, mod हटेगा तो सामने प्लस और माइनस, एक बार प्लस लेके m की वैल्यू भी एक बार माइनस, क्यों m की दो वैल्यू मिल रही है, क्योंकि दो टेंजेंट एक स्लोप इसका और एक स्लोप, एक मिला मुझे 1/2, माइनस से जब सोल्व किया तो मुझे मिला -2, इसका कितना स्लोप 1/2, इसका स्लोप, इनका स्लोप के बीच में रिलेशन दिखता है, दोनों का प्रोडक्ट माइनस होना है, तो दोनों का प्रोडक्ट माइनस होना है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर तो याद करो प्रॉपर्टी, परपेंडिकुलर से जब आप लोग मतलब ऐसे टेंजेंट जो परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका कोड ऑफ कांटेक्ट कौन बनता है, वो पॉइंट जहां से बनाए गए टेंजेंट अगर 90 डिग्री बनाते हैं तो उनका कोड ऑफ कांटेक्ट कौन बनता है, फोकल कोड, कौन बनता है, तो फोकल कोड तो वैसे फोकस से पास होगा हमेशा, तो एक ही हर वैल्यू के लिए हमेशा कोलिनियर होगा, तो जब एक ही कौन सी वैल्यू के लिए कोलिनियर होगा तो हमेशा कोलिनियर होगा, है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर 90 डिग्री से बनाए गए टेंजेंट जो होते हैं उनका कोड ऑफ कांटेक्ट हमेशा फोकल कोड होता है, वो जिस पॉइंट आपने टेंजेंट ड्रॉ किया वो पॉइंट कहाँ होगा, कहाँ पर होगा, डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट सर्कल की बात हो रही है, 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट सर्कल, तो 70 का आंसर एनी ए ग्रेटर देन 0 आ जाएगा।
देखो 86 का आंसर 80। तो जो क्वेश्चन में बता देता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है हमको। एक सर्कल दिया है जो स्टैंडर्ड सर्कल है, मतलब सेंटर जिसका 0,0 है, ये पैराबोला है y=8 है। फिर आपको बोला गया कि सर्कल से मैं कोड बना रहा हूँ, वो जो कोड बना रहा हूँ उसको पैराबोला जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। सर्कल पे बनाए गए कोड को कौन बाइसेक्ट कर रहा है? पैराबोला बाइसेक्ट कर रहा है, और वो कोड α,0 से पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है? α,0 से पास हो रहा है। ऐसा होने के लिए अल्फा के रेंज उन्होंने दिया हुआ है P to Q। If the set of all values of alpha for which the three chords of the circle C on three distinct lines passing through the point α,0, मतलब indirectly α,0 से 3 distinct chord बना रहे हैं, राइट? 3 distinct chord बना रहे हैं जो bisected by the parabola P, bisected by the parabola P is the interval P to Q, then 2Q minus C का स्क्वायर क्या होगा? मतलब अल्फा की पहले तो रेंज फाइंड करना है, और रेंज को क्या दिया हुआ है? P to Q, अल्फा बिलोंग्स टू P to Q दिया हुआ है, जिसके लिए आपको 2Q minus C का होल स्क्वायर ढूंढना है। और कौन सी कंडीशन है? α,0 से ड्रॉ किया हुआ कोड को बाइसेक्ट करना चाहिए। कौन बाइसेक्ट करना चाहिए? पैराबोला। तो कौन सा कंसेप्ट का क्वेश्चन है? बाइसेक्टेड कोड। कौन सा कंसेप्ट का क्वेश्चन है? बाइसेक्टेड कोड। T इक्वल टू S1, T इक्वल टू S1। T मतलब टेंजेंट का पॉइंट फ्रॉम x स्क्वायर की जगह पर, मतलब बाइसेक्ट कौन कर रहा है? पैराबोला का पॉइंट। तो पैराबोला का पॉइंट लेना हो तो कौन सा पॉइंट लेना? 80 स्क्वायर कोमा 280 A2 दिया हुआ है। 80 स्क्वायर कोमा 280 इसके कोड को बाइसेक्ट करना, और बाइसेक्टेड कोड का इक्वेशन T इक्वल टू S1। T मतलब टेंजेंट का पॉइंट फ्रॉम x स्क्वायर की जगह पर x into x1, y स्क्वायर की जगह पर y into y1, और इस तरफ शिफ्ट हुआ -4 इक्वल टू S1। S1 मतलब क्या? इस पॉइंट को उठा के इसमें डाल देने का। तो 2t स्क्वायर का स्क्वायर 40⁴, 40 का स्क्वायर 3t स्क्वायर -4 कैंसिल हुआ, वही फिर t कॉमन निकला ना, 2 कॉमन निकला, तो लास्ट यहाँ पहुंचा 2xt + 4y = 14q + 16t, t = S1 के बाद ये मेरा कोड का इक्वेशन आ गया। ये कोड कहां से पास होना चाहिए? सेटिस्फाई करेगा? x की जगह पर अल्फा, y की जगह पर 0, वो पुट किया तो फिर वही वापस 2t वापस कट हुआ, तो अल्फा मिला आपको 2t स्क्वायर + 8। इसलिए तो पक्की बात है कि भाई किसी का स्क्वायर तो नेगेटिव होगा नहीं, 2t स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो सब प्लस 1 किया, ये कंफर्म हो गया t स्क्वायर मतलब अल्फा जो होगा किससे बड़ा है? 8 से तो बड़ा है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव में आप 8 ऐड करोगे तो आंसर हमेशा 8 से तो बड़ा होगा। तो किससे बड़ा है वो पता कर, किससे छोटा होगा ये भी तो देखना है, क्योंकि रेंज तो P to Q बोला है। तो मुझे किससे बड़ा होगा? बोला P मिल चुका है 8, Q पता करना है। तो और क्या कंसेप्ट दिखता है भाई? पैराबोला के अंदर इस पॉइंट को अगर बाइसेक्ट करना है, सर्कल के कोड को बाइसेक्ट करना, तो ये पॉइंट बाहर तो नहीं हो सकता, ये पॉइंट सर्कल के अंदर ही होगा। कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर होने की कंडीशन क्या होती है? वो पॉइंट को जब सर्कल की इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरा आंसर -0 आना चाहिए। तो इसमें 2t स्क्वायर रखा, स्क्वायर किया, y को 40 रखा, उसका स्क्वायर किया, -4 किया, जिसको <0 होना पड़ेगा। फिर वो 4 कॉमन निकल गया, क्वाड्रेटिक आया, तो क्वाड्रेटिक को <0 होना है। तो वैसे तो t स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो, इसको यूज करके, डिस्क्रिमिनेंट को यूज करके, बट मैंने थोड़ा सिंपल इसलिए कर दिया
इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। t⁴ प्लस 4t स्क्वायर में क्या ऐड करूंगा जिसको परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? ये मिडिल टर्म का काम करता होगा ना, तो क्या ऐड करोगे? +4, तो t⁴ प्लस 4t स्क्वायर में क्या ऐड करूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? +4, तो +4 मुझे दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, माइनस दोनों तरफ किया तो +1 और 4 ऐड किया तो सामने 5 आ गया। ये क्या बना? t² + 2 का होल स्क्वायर जो लेस देन 5 है। अब इनइक्वालिटी पे चले जाओ। x² अगर s² से छोटा है, x² अगर s² से छोटा है तो व्हाट इज रेंज ऑफ x? x² अगर s² से छोटा है तो x की रेंज क्या होती है? -a से +a, वही कर लिया। t² + 2 का स्क्वायर को अगर 5 से छोटा आना है तो t² + 2 को किसके बीच में होना पड़ेगा? -√5 से +√5, 2 शिफ्ट किया तो t² क्या होना पड़ेगा? -√5 -2 से लेके √5 -2 के बीच में, और t² वैसे भी नेगेटिव तो होगा ही नहीं, तो t² बाय डिफॉल्ट 0 से बड़ा होगा, t² बाय डिफॉल्ट 0 से बड़ा होगा, पर किससे छोटा होगा? √5 -2 से। आपके अल्फा कौन है? 2t² + 8, तो ये t² को 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 2√5 - 4 हो गया। फिर उसमें +8 किया, अल्फा तक पहुंचना है तो +8 किया, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर +8 किया तो +4 हो गया, और 2t² + अल्फा मतलब 8 मतलब कौन? अल्फा, अल्फा की रेंज मिल गई p2q, तो फिर 2q - p का स्क्वायर ढूंढना था, इसका डबल, तो 4√5 + 8 - p, तो 8 तो कट गया, तो 4√5 का स्क्वायर 16 × 5 80, जो आपको आंसर आ गया। इसमें कंसेप्ट यूज हुआ t = s1, है ना। बाइसेक्टेड कोड सुनते कोई भी कर्व हो, अभी भी पेड़ है ये 92। 92 क्वेश्चंस पढ़ो और मुझे बताओ कौन सा कंसेप्ट का क्वेश्चन है। 92 क्वेश्चंस पढ़ के बताइए कौन से कंसेप्ट का क्वेश्चन है। कौन सा कंसेप्ट है? मैं जब डायग्राम बनाता हूँ उससे सही समझ आ जाता है कौन सा कंसेप्ट होता है। आप लोग क्वेश्चन देखिए, अगर ये नहीं पता चलेगा तो करेंगे कैसे? क्या दिया 92 में? एक लाइन है 3x - 2y + 12 = 0 का, वो 4y = 3x², 4y = 3x नंबर कौन सा पैराबोला है? 4y = 3x², x² = 4/3y, कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड। ये अपवर्ड पैराबोला, इस अपवर्ड पैराबोला को ये लाइन 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। कहां पर कट कर रहा है? 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। वैसे भी लाइन पैराबोला को 2 ही पॉइंट पर कट करेगा, और इन दोनों पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है किसके साथ? वर्टेक्स के साथ। किसके साथ ज्वाइन करना है? वर्टेक्स के साथ, और आपको ये एंगल फाइंड करना है। अब बताओ ये कौन सा कंसेप्ट का क्वेश्चन है? डायग्राम ड्रॉ कर दिया। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, pair of lines passing through origin, pair of lines passing through origin का कंसेप्ट। ये कंसेप्ट थीटा इज इक्वल टू वो बोला उसने, पर उसके लिए पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन
होना चाहिए। तो पेयर ऑफ लाइन ढूंढने के लिए क्या, ठीक है, पेयर ऑफ लाइन के एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है मेरे पास, tan थीटा इक्वल टू 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। और पेयर ऑफ लाइन ढूंढने के लिए कंसेप्ट क्या था, लाइन जब ओरिजिन से पास होते हैं तो उससे लास्ट कंसेप्ट पढ़ाया था पेयर ऑफ लाइंस में, होमोजेनाइजेशन। ये किसका कंसेप्ट है, होमोजेनाइजेशन का कंसेप्ट। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन को कैसे इक्वेशन देंगे, होमोजेनस इक्वेशन देंगे। क्या करते थे होमोजेनस इक्वेशन बनाने के लिए, 1 की वैल्यू ढूंढते थे और पुट करते थे। ये लाइन का इक्वेशन 3x माइनस 2y प्लस स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0, इसको इंटू 1 करूंगा इक्वल टू 0 करूंगा, 1 की वैल्यू इसमें से उठाऊंगा इसमें डाल दूंगा, क्या होगा 12 इक्वल टू 2y माइनस 3x, तो 1 इक्वल टू 2y माइनस 3x बाई 12, 1 की वैल्यू हम पुट कर लेते थे, 3x स्क्वायर माइनस 4y इंटू 2y माइनस 3x बाई 12 इक्वल टू 0, 4 3 12, एलसीएम लूंगा तो 9x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3xy इक्वल टू 0। आ गया होमोजेनस इक्वेशन। और होमोजेनस इक्वेशन के फॉर्मूला जो आप लोगों ने बताया क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू 2 रूट ऑफ h स्क्वायर, h कितना है इसके साथ इक्वेट ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0, तो h कितना है 3/2 रूट ऑफ h स्क्वायर, तो 9/4 माइनस h स्क्वायर माइनस ab, a कितना है 9, b कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 कर दो डिवाइड बाय a प्लस b। एलसीएम ले लेता हूँ और 2 यहाँ पर 9 कॉमन ले लेता हूँ, 9 कॉमन निकलेगा तो 3 2 जा 6, अंदर क्या रहेगा 1/4 प्लस 2, एलसीएम लूंगा तो 4 2 जा 8 प्लस 1, 9/4 का स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइड बाय 7, ये 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9/7, tan थीटा 9/7, tan कब 9/7 हो तो वो नहीं पता, तो थीटा क्या लिखूंगा। कोई भी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करके जो लाइन बना ऐसा दिखा आपको, चैप्टर कोई भी हो, कंसेप्ट होमोजेनाइजेशन। मैंने पैराबोला के क्वेश्चंस करवा दिए, फिर भी कोई रह जाएगा तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम में आके करवाओ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलिप्स या पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, आप लोग करके लाओगे। स्टार्टिंग से चालू करना, पीछे से मत करना, स्टार्टिंग ज्यादा इजी होंगे। इसमें भी जहाँ पर भी आप लोगों को दो कर्व के बीच में मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में जो डिफरेंशिएशन के दो कंसेप्ट बताए थे जो आप यूज करोगे, मतलब करना चाहिए, वो कौन कौन से थे। स्लोप किसका, टेंजेंट का। डिफरेंशिएट करते तो क्या मिलता है, टेंजेंट का स्लोप। और कहाँ पर यूज करोगे डिफरेंशिएशन को, मैक्सिमा मिनिमा, जहाँ पर डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपके एलिप्स के डाउट जो भी होंगे डिस्कस करेंगे, उसके लिए